जय हिंद बच्चों। टैगोर कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि 16 नवंबर से हमारे एयरफोर्स के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। फिजिक्स में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से कम 12 से 15 सवाल न्यूमेरिकल्स होते हैं। एज ए फिजिक्स टीचर मैं जानता हूं कि बच्चों को न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सोल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। जब भी वो पेपर में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखते हैं तो देखते ही वो स्किप कर देते हैं। बट ट्रस्ट मी बच्चों, बिना न्यूमेरिकल्स के सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए आज मैं आपके क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स जो कि जनरल वे में पूछे जाते हैं वो लेकर के आया हूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी इस मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और ये इस सीरीज का सबसे पहला सवाल। चलिए सवाल पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया हुआ है। इफ 10 to the power 6 electrons are removed from a conductor, then the charge on the conductor will be। हिंदी में, किसी चालक से 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है तो चालक पर आवेश होगा। आपने आवेश की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और उस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने क्या देखा है कि जो चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होता है। Q बराबर Ne। यहां पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, इस मतलब n की वैल्यू दे रखी है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, n कितना है हमारे पास में 10 to the power 6, और E की वैल्यू तो हम बचपन से जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। तो यहां से इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 13 कुलाम। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट। चलिए तो इसी तरह हमारी सीरीज में दूसरा सवाल है, टू चार्जेस small q of similar nature are situated at a distance small d from each other. A third charge capital Q is placed at the midpoint of the line joining them. For which value of Q is the system is in equilibrium? समान प्रकृति के दो आवेश स्मॉल q परस्पर d दूरी पर स्थित हैं। मान लीजिए हमारे पास में यहां पर दो चार्ज है, ठीक है, यहां पर हमारे पास में दो चार्ज है और दोनों की प्रकृति समान है। एक प्लस का क्यू है, दूसरा भी प्लस का क्यू है। ओके, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है आपका, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है। ओके ठीक है साहब। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तीसरा आवेश रखा हुआ है। तो मान लीजिए हमारे पास में एक तीसरा आवेश है यहां पर, और वो इनके जस्ट मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। तो मतलब ये हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी d/2, और ये हाफ डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी आपकी d/2। तो Q के कौन से मान के लिए ये निकाय जो है वो संतुलन अवस्था में रहेगा। देखिए जब भी निकाय संतुलन अवस्था की बात की जाती है, अर्थात अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो कहने का मतलब पूरे सिस्टम पर जो लगने वाला नेट फोर्स है वो कितना होना चाहिए आपका, वो 0 होना चाहिए, तभी आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं ये जो कैपिटल Q है अगर मैं इसको प्लस में लूंगा तो क्या होगा, ये वाला कैपिटल Q इसको रिपेल करेगा विद सम फोर्स F1, और ये जो कैपिटल प्लस का स्मॉल q है वो भी इसको रिपेल करेगा विद फोर्स F2। तो ये दोनों फोर्स आपस में जुड़ जाएंगे और इन दोनों फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई तीसरा फोर्स आपके पास में यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये कैपिटल Q जो है वो प्लस का तो नहीं हो सकता, ये कैपिटल Q क्या होना चाहिए आपका, माइनस का होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस कैपिटल Q माइनस में ले लूं तो क्या होगा, ये जो प्लस का Q है वो इसको एक फोर्स से रिपेल करेगा और वो फोर्स है आपका F1। और अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ दिस फोर्स F1 इज इक्वल्स टू K Q अपॉन d²। ठीक है, और सिमिलरली ये जो माइनस का Q है वो इस प्लस Q को अट्रैक्ट करेगा विद सम फोर्स F2, और यहां पर ये जो F2 की जो वैल्यू है वो होगी आपकी K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन d/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4K Q कैपिटल Q अपॉन d²। अब जैसा कि आप जानते हैं अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, यहां पर नेट फोर्स अगर शून्य रहे, 0 रहे, तो इन दोनों फोर्सेस का बराबर होना जरूरी है। ठीक है, तो हम इन दोनों फोर्सेस को बराबर कर देंगे।
तो F1 इज इक्वल्स टू F2। तो F1 कितना है हमारे पास में, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, बराबर यहां पर ये हो जाएगा आपका 4 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डी स्क्वायर। अब देखिए डी स्क्वायर ने डी स्क्वायर को मार दिया, के ने के को मार दिया, एक क्यू ने एक क्यू को मार दिया, तो यहां से कैपिटल क्यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी स्मॉल क्यू बाई 4। और चूंकि ये कैपिटल क्यू नेगेटिव है तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में माइनस साइन भी आ जाएगा। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए, तो इसी श्रृंखला में हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है, when two charges are kept at a certain distance in a vacuum, a force of 80 Newton acts between them. If this system is kept in a medium at the same distance, then the value of force becomes 8 Newton. बिल्कुल सही बात है, अगर हम पूरे सिस्टम को वैक्यूम से मीडियम में लाएंगे तो फोर्स की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू वो कम हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम विल बी, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। हिंदी में देखो सवाल पढ़ लेते एक बार। दो आवेशों को निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच में 80 न्यूटन का फोर्स है। मतलब ये जो आपको फोर्स दे रखा है, दिस इज द फोर्स इन वैक्यूम। ओके, इस निकाय को इतनी ही दूरी पर एक माध्यम में रखा जाए तो बल का मान क्या होगा। अच्छा, मीडियम में जो आपका फोर्स है दिस इज 8 न्यूटन। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, एक रिलेशन होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो फोर्स इन मीडियम जो होता है वो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर होता है। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर होता है। तो यहां से हम क्या लिख देंगे बेटा, एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। बताइए फोर्स इन वैक्यूम कितना है हमारे पास में, 80 न्यूटन, और फोर्स इन मीडियम कितना है हमारे पास में, 8 न्यूटन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 10। कई किताबों में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, जिसको परावैद्युतांक कहते हैं, इसको कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बताइए कैपिटल के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 10 आ गई मतलब, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से देखें तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज ऑफ द डायपोल इज 10 टू द पावर माइनस के 10 स्टेट कूलाम। ओके, आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर माइनस के 10 स्टेट कूलाम है, ठीक है साहब। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 एंगस्ट्रॉन, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम 2a लेते हैं जनरल वे में, वो 1 एंगस्ट्रॉन है। 1 एंगस्ट्रॉन को हम क्या लिख देंगे बेटा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, देन द डायपोल मोमेंट विल बी, ओके, द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश का परिमाण 10 की घात माइनस के 10 स्टेट कूलाम है तथा इनके बीच की जो दूरी है वो 1 एंगस्ट्रॉन है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे जो हैं द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला जानते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है P बराबर, वो क्या होता है आपका, वो होता है Q इंटू 2a। 2a क्या होता है, डायपोल के बीच की डिस्टेंस होती है ना। मान लीजिए डायपोल आपने देखा होगा, ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है, और इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है आपकी, 2a है। तो इनका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है P बराबर, वो Q इंटू 2a होता है। Q कितना है हमारे पास में, 10 टू द पावर माइनस के 10, ठीक है। और 2a जो दूरी है आपकी, डिस्टेंस है, वो दे रखी है आपकी 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 8। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 18, और यूनिट हो जाएगी आपकी इसकी स्टेट कूलाम इंटू सेंटीमीटर। ओके, और ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, स्टेट कूलाम 10 टू दी पावर माइनस के 18 स्टेट कूलाम बराबर जो है वो 1 डी बाई के बराबर होता है, 1 डी बाई के बराबर। डी बाई क्या है, डी बाई भी आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एक यूनिट होती है, एक मात्रक होता है, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 टू दी पावर माइनस 80 स्टेट सेंटीमीटर को हम क्या बोल देंगे, स्टेट सेंटीमीटर को हम बोल देंगे बेटा 1 डी बाई, ठीक है। तो बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो चार्ज है
वो कितना है आपका, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। आपको चार्ज दे रखा है बेटा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम, ठीक है। एंड द चार्जेस आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। आपको जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ओके, चलिए इसके बाद में आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है आपकी वो कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन कूलम, ठीक है साहब। द मैक्सिमम टॉर्क ऑन दी डायपोल विल बी, आपको अधिकतम द्विध्रुव पे लगने वाला अधिकतम बलागुण पूछा है। तो आप सभी जानते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फर्स्ट चैप्टर का, कि जो टो होता है उसका फॉर्मूला होता है टो बराबर पीई साइन थीटा। टो बराबर पीई साइन थीटा। ओके, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। और थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम है, अगर ये मैक्सिमम है, ठीक है, और आप सभी जानते हैं साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1। तो अगर इसकी वैल्यू +1 है तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम। तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, P इंटू। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होती है P इंटू ई। P की वैल्यू कितनी होती है आपकी, Q इंटू 2A इंटू E। जैसा आपने पीछे वाले सवाल में देखा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है P का, वो होता है Q इंटू 2A, ठीक है। तो यहां पर देखो हमें चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है हमें 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू 2A डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपकी, 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपका 2 इंटू 10 की पावर 5। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें और सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा आपका, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 है, इंटू 10 की पावर माइनस के 6 और 10 की पावर माइनस के 2 की पावर माइनस के 8 और 10 की पावर माइनस के 8 और 10 की पावर 5 कितना हो जाएगा आपका, 10 की पावर माइनस के 3। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन इंटू मीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन जो ए है आपका वो सही है, 12 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्सेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, ओके वैल्यू नहीं दे रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास में क्या बोला है, डायपोल जो है आपका वो परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है आपका। तो ये मान लीजिए हम डायपोल मान लेते हैं, ये आपका चार्ज हो गया प्लस का क्यों, ये चार्ज हो गया आपका माइनस का क्यों। और डायपोल मोमेंट जो होता है आपका उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है आपकी, -q से +q के बीच में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पहली सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में जो θ1 है वो कितना दे रखा है आपका, वो 90 डिग्री दे रखा है। θ1 जो दे रखा है आपका वो 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आपका, इस तरफ है। तो दोनों के बीच में एंगल θ1 कितना दे रखा है आपका, 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, देन द वर्क डन टू रोटेट इट थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। अगर मैं इस डायपोल को 90 डिग्री से, θ2 बराबर कितना बोल रहा है आपका 180 डिग्री घुमाना चाहता हूं, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, कई बच्चे जानते हैं, ठीक है। किसी डायपोल को रोटेट करवाने के लिए किया गया जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2, PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। तो अब देखिए PE को PE रहने दो, cos θ1 कितना है हमारा cos 90 है, माइनस cos θ2 कितना आपका, cos θ2 है cos 180। आप सभी जानते हैं कि जो cos 90 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 0, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है आपकी माइनस का 1। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो किया गया जो वर्क डन है, किया गया जो आपका कार्य है वो कितना आ जाएगा आपका W बराबर P इंटू E। तो ध्यान से देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल ए विल बी द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द इनकमिंग फ्लक्स इनटू अ क्लोज सरफेस इज 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ओके,
एंड द आउटगोइंग फ्लक्स इज 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ओके, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इनकमिंग फ्लक्स को मैं φ1 मान लेता हूं और वो दे रखा है आपका 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ठीक है। और जो आपका आउटगोइंग फ्लक्स है उसको मैं φ2 मान लेता हूं और वो कितना दे रखा है आपका 8 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। बहुत बढ़िया। आगे क्या बोला इसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। ओके, तो यहां पर हमारा लगेगा गॉस लॉ। आप सभी बच्चों ने गॉस लॉ पढ़ा होगा। गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो आपका फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स, उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी सिग्मा क्यू, मतलब उस क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बताइए टोटल जो फ्लक्स होगा, इन दोनों को कैलकुलेट कर लो आप। इनकमिंग फ्लक्स जो है आपका वो आपका 400 है और आउटगोइंग फ्लक्स आपका 800 है। तो इनकमिंग फ्लक्स को अगर मैं नेगेटिव मान लूं, आउटगोइंग फ्लक्स को अगर मैं पॉजिटिव मान लूं, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा φ2 माइनस का φ1 हो जाएगा आपका। φ2 माइनस का φ1, φ2 कितना आपका 800 माइनस के 400, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो ये तो टोटल फ्लक्स हो गया आपका। टोटल फ्लक्स को हम यहां रख देंगे बेटा 400 और बराबर सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपकी सबको पता है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 है। यहां से इसको हम जब सोल्व करेंगे तो यहां से जो आपकी सिग्मा क्यू जो इनक्लोज चार्ज है उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आपका वो कितना आएगा, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ध्यान से देखिए, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 4 जा 32, लगभग वैल्यू आएगी आपकी 3.54 के आसपास। इसको कैलकुलेट करोगे ना तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी लगभग 3.54 और जब पावर अप करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस के 9 आएगी आपकी, ठीक है, आई रही 10 टू द पावर माइनस के 9। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 3.54 नैनो कूलम। ओके, सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3.54 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलम आएगी इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां से सिग्मा क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.54 और 10 टू द पावर माइनस के 9 को मैं क्या बोल दूंगा नैनो कूलम। तो इतना चार्ज जो है आपका वो उस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, ओके, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये वैल्यू किसकी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की दे रखी है 9 इंटू 10 टू द पावर 4, ओके, न्यूटन बटे कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। आपको जो डिस्टेंस दे रखी है आर वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है प्यारे बच्चों लैम्बडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है लैम्बडा। आपसे लैम्बडा पूछा है, ओके। तो आप सभी जानते हो एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा। तो आप सभी जानते हो अनंत लंबाई के तार की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई बराबर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है ई बराबर होता है 2k लैम्बडा अपॉन आर। तो यहां से लैम्बडा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों ई इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू के। अच्छा, ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ई की वैल्यू हमारे को दे रखी है 9 इंटू 10 की पावर 4 और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदल दो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 हो गया। चलिए बटे के की वैल्यू तो हम बचपन से जानते हैं, के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो 9 ने 9 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, 10 टू द पावर ऊपर आ गई 2 और ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस के 7 और यूनिट क्या हो जाएगी आपकी कूलम बटे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, आई थिंक ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो आपका है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, स्मॉल d is the distance between two infinitely plane and parallel sheets. The surface density sigma of equal and opposite charges on them is electric field at any point between the sheets. Okay, तो देखिए हम डायग्राम से समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको। मान लीजिए हमारे पास में दो इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट्स है, ओके, इस पर जो चार्ज डेंसिटी आपकी वो पॉजिटिव है और वो एग्जामिनर ने बोला है कि वो प्लस की सिग्मा है, और एक इसके आगे एक इनफाइनाइटली शीट और रखी हुई है आपकी और उस पे जो चार्ज डेंसिटी है आपकी वो माइनस के सिग्मा है, ठीक।
तो चादरों के बीच में अगर मैं यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट लूं, मान लो यहाँ पर, तो इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए बोला है। तो ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग जो शीट होती है उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पहली बात तो प्लस की वजह से तो होगी बाहर की ओर, और उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, किसी इनफाइनाइटली जो शीट होती है लॉन्ग शीट, अगर उस पर चार्ज पॉजिटिव है और कितना चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो उसे आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और पॉजिटिव होगा आपका तो बाहर की तरफ होगा। तो बताइए ये जो शीट है उसकी वजह से यहां पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मैं बीच में एक पॉइंट ले लूं, तो इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो आपका माइनस का चार्ज डेंसिटी है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका वो अंदर की तरफ होगा। मान लो ये E1 है और E2 की जो वैल्यू होगी आपकी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिएगा, ये जो प्लस चार्ज डेंसिटी वाली जो शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो माइनस चार्ज डेंसिटी वाली जो आपकी शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा आपका, अंदर की तरफ, मतलब उसी तरफ। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपके जुड़ जाएंगे, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की डायरेक्शन सेम है बेटा, तो दोनों जुड़ जाएंगे, और दोनों जुड़ने के बाद में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप सभी जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आपका होता है, समानांतर प्लेट संधारित्र, उसके बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है आपका है वो सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल शेल ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर इज 5 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट बटे मीटर। मतलब ये जो वैल्यू है आपकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको, ई की वैल्यू दे रखी है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है, द चार्ज ऑन द स्फीयर विल बी, बहुत ही सिंपल सवाल आ गया आपका। आपने गॉस लॉ पढ़ा है और गॉस लॉ में आपका जो लास्ट एप्लीकेशन होता है उसमें आपने देखा कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस r है उसकी सरफेस पर पाया जाने वाला चार्ज मान लीजिए स्मॉल q है, तो इसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होता है आपका, वो KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। जानते हैं आप सभी। यहां से हमें क्या कर रहा है, हमें सब कुछ वैल्यू दे रखी है, हमें क्या पूछा है, गोले पर आवेश मतलब गोले पे चार्ज पूछा है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है हमारे को, 5 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, R जो है वो कितना दे रखा है, अच्छा हमें डायमीटर दे रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी अपने को बिल्कुल भी। यहाँ डायमीटर दे रखा है आपको, तो डायमीटर अगर आपका ये है तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस होगी वो 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो गई। सही है, ठीक है, ओके। बटे के, और के की वैल्यू तो हम बचपन से जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहां से आप ध्यान से देखेंगे, सॉरी इसका स्क्वायर है ना, आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर भी हो जाएगा। चलिए भाई, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4 बटे 9 इंटू 10 की पावर 9। और आप सभी जानते हैं 25 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 आएगा, 125 आएगा, और यहां ऊपर कितनी पावर आ जाएगी आपकी 10 की पावर 1, और ऊपर जाएगी तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 8। ठीक है, और यूनिट क्या आएगी आपकी गुलाम। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, 125/9 इंटू 10 की पावर 6 माइनस के 6, नहीं ये सही नहीं है, 125/9 इंटू 10 की पावर माइनस के 8। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए बच्चों, तो ये वो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके एयरफोर्स में चैप्टर नंबर 1 से पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह हम आगे भी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।